नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़। मैं हूं जयपाल सिंह। हम पहुंचे हैं टिकरी बॉर्डर स्टेशन के पास। यहाँ पर किसानों से बातचीत करते हुए हमें आज मिले हैं भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री हंसराज जी। तो उनसे बात करते हैं और आंदोलन की जो आगे की रणनीति है उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कि 2014 में ये कहती थी कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। आज क्या मजबूरियां हो गई हैं बीजेपी की जो किसानों के खिलाफ लगातार कानून पास की जा रही है? तो बीजेपी वाले जब मैं छोटा था तो एक रेडियो पर गाना बजता था, वादे हैं वादों का क्या, वादे हैं वादों का क्या। अब इन्होंने तो खुद कहा है कि भी ये तो एक जुमला था। 2014 में क्या नहीं कहा? 2014 में कहा कि किसान की जमीन जिसका अधिग्रहण हुआ है उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं है तो वापस किसान को देंगे। किसान की वो जमीन जिस पर फिजिकल तौर से किसान का कब्जा है वो जमीन किसान को वापस देंगे। जिसका मुआवजा नहीं उठाया वो जमीन वापस देंगे। देश की जनता के खाते में 15-15, 16-16 लाख रुपए देंगे। देश के किसान को स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक लाभकारी समर्थन मूल्य देंगे। जो इन्होंने कहा उससे उलट किया और उसको प्रूव करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एफिडेविट दिया कि हमारी सरकार ये देने में असमर्थ है। हमारी सरकार उन लोगों की सरकार कई हजार अरब का जहाज खरीदने में समर्थ है और अनेकों काम के ऊपर, राम की बारात के ऊपर, गीता महोत्सव पर और मेरे आडंबरों पर लाखों लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है और अपनी पार्टी के मशहूरी के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत बड़ा खजाना लुटाया जा रहा है। लेकिन देश के मजदूर और किसान को लूटा जा रहा है, हड़पा जा रहा है। माननीय वेतन वृद्धि कर दी गई 5 गुना। हम कहते थे कि माननीय जी आपने वेतन वृद्धि कर दी 5 गुना, 1 से 5 लाख रुपए आपके हो गए। अगर कोई लेबर 10,000 रुपये लेती है तो उसको भी 50,000 रुपये की वेतन वृद्धि चाहिए। लेकिन जो सफाई कर्मचारियों का आंदोलन, तनख्वाह नहीं मिली काफ़ी टाइम तक, क्यों नहीं मिली? सरकार के पास पैसे नहीं हैं। मजदूर आंदोलन, तनख्वाह नहीं मिली, क्यों? क्योंकि सरकार के खजाने में पैसे नहीं हैं। एक तरफ जिन लोगों की रोजी रोटी और चूल्हा तनख्वाह से चलता है उसके लिए पैसा नहीं, जिनको तमाम फैसिलिटी दी गई है, हवाई जहाज दिए गए हैं, टेलीफोन दिए गए हैं, कोठी बंगला, नौकर चाकर, हर चीज़ जिनको फ्री दी गई है, उनको जो है माल लुटाया जा रहा है। ये इस देश की सरकार इस बात को लेकर चल रही है कि इस देश के कैपिटलिस्ट को कहती है तुम भी खाओ और हम भी खाएं, देश की जनता भाड़ में जाए। ये नियम जहां ये लागू है और इस देश का किसान मजदूर मेहनत का सामान समझ चुका है। साथ ही आपने जो सवाल किया किसान आंदोलन, लेकिन मैं ये बात स्पष्ट करता हूं कि भारत का किसान आंदोलन ना रह करके ये जो है भारत की वर्किंग क्लास का आंदोलन बन चुका है। तमाम वर्किंग क्लास इकट्ठी हो चुकी है। रोजगारों को रोजगार नहीं वो इकट्ठे हैं, पेंशन काट दी गई वो इकट्ठे हैं, वेतन नहीं मिलते वे इकट्ठे हैं, जिनके छत नहीं है वो इकट्ठे हैं, जिनके तन पर वस्त्र नहीं है वो इकट्ठे हैं, जिनको दिहाड़ी नहीं दी जा रही वो इकट्ठे हैं, देश के किसान का उत्पादन हड़पा जा रहा है वो इकट्ठे हैं। ये संघर्ष, ये लड़ाई, ये आंदोलन लुटेरे और कमेरे के बीच की एक जंग बन चुकी है और पूरे विश्व की नज़र इस आंदोलन पर है। ये बताइए कि जो कोरोना काल में पहले एक 30 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया गया था और आज फिर अखबार में है कि बहुत बड़ा जो राहत पैकेज है वो दिया जा रहा है जनता को। तो ये पैकेज जब जनता को मिलते नहीं है तो ये जाते कहाँ हैं? मैं ये बात तो आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछूंगा कि वो राष्ट्राध्यक्ष हैं। माननीय जी, पहले बहुत पैकेज मिले,
विश्व के कई देशों से सहायता राशि मिली, लेकिन कोरोना के दूसरे दौर में ना वेंटिलेटर थे, ना मास्क थे, ना ऑक्सीजन था, ना किट थी। जब इतनी बड़ी राशि देश का पैकेज हुआ, बाहर से आई, फिर भारत के लोगों को ये जीवन रक्षक चीजें क्यों नहीं मिल पाई, इसका जवाब दे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी। क्योंकि भारत की जनता को अधिकार है कि वो सवाल जवाब कर सकती है। मैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये पूछना चाहता हूं कि वो पैसा कहां चला गया। सिलेंडर 70,000 में क्यों भरा? मास्क 1 रुपया 30 पैसे में तैयार होने वाला 50 रुपये में क्यों बिका? इसी तरह से जो जरूरी उपकरण जीवन रक्षक थे, जो बहुत देशों से गिफ्ट में दिए जा रहे थे, और वो क्यों नहीं हो पाए? भारत में ऑक्सीजन के प्लांट क्यों नहीं लगे? हर हॉस्पिटल में क्यों नहीं लगाए गए? और आज भी मैं एक सच्चाई उजागर करता हूं, आज कोरोना के टेस्ट बंद पड़े हुए हैं। क्यों? कि आंकड़ों में वृद्धि ना हो। तीसरी लहर की भी बात तीसरी करें। लहर जो भारत के राजनीतिक ज्योतिषियों, भारत की जनता के भविष्य के राजनीतिक ज्योतिषियों ने, यहाँ पर मैं आपको रोकना जो चाहूंगा केंद्र में इसे। बैठे हुए हैं, यहाँ पर मैं आपको जब रोकना उनका चाहूंगा। समय तीसरे दौर का आएगा तो फटाफट जांच शुरू होंगी। ये और कैसे पता चलेगा कि तीसरा दौर आ गया? ये कौन सी ऐसी बात है कि जिससे हमें को पहले ही अंदाजा है कि तीसरी लहर आएगी? ये यहाँ पहले निर्धारित किया जाता है एज प्री प्लान तैयार होता है कि देश की जनता के सामने क्या परोसा जाए, कब परोसा जाए, कितनी देर तक परोसा जाए। ये सारे पॉलिटिकल इशू हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, क्या राजनीति जो है। नेशनल मीडिया उसकी कोई भूमिका रहती है इसमें? है जी। नेशनल जो मीडिया है उसमें भी शामिल है क्या? इसमें हमारे एक यहाँ कहावत है कि उस ईश्वर की हुक्म बनाता पत्ता ना हल्ले। जो केंद्रीय सरकार है उसने इस देश के मीडिया को, इस देश के ब्यूरोक्रेट को, इस देश की जुडिशरी को मुट्ठी में कर रखा है। आपको ये याद होगा, सुप्रीम कोर्ट का विवाद सड़क पर आया, जस्टिस का बयान था कि मजबूत राजनीतिक लोगों का दबाव है। यहाँ जब देश का जो न्याय प्रणाली है वो भी सुरक्षित नहीं है, तो प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ जिसको प्रेस बोलते हैं, उसकी आज़ादी भी सुरक्षित नहीं है। चाहे खरीदना पड़ो, चाहे दबाना पड़ो, चाहे जेल में डालना पड़ो, तरीका कोई भी इस्तेमाल करना पड़े, लेकिन देश में वो आवाज़ उठनी चाहिए जो इस देश की सरकार चाहती है, ये इस देश के राजनीतिक लोगों की चाहत है। जी धन्यवाद। तो हमारे साथ थे नसरात जी, इन्होंने बहुत बेबाकी से बहुत तर्कपूर्ण और आंकड़ों के साथ इन्होंने अपने जवाब दिए और कहीं ना कहीं आम जन को चेताने की कोशिश की है कि अब भी जाग जाओ, अब भी मौका है, इस आंदोलन को समर्थन देकर अपनी भागीदारी तय करें। और ये भी सोचने वाला विषय है कि आज जब इस संघर्ष में हर आम इंसान शामिल है, तो क्यों न शामिल होकर देश की जो आधिकारिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो आंदोलनकारियों की जो मांगे हैं उनका समर्थन करें और इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।